गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं सपना मिस आप सबों के बीच उपस्थित। हम लोग जो है इससे पहले जो व्याकरण में पढ़े थे वो हम लोग जाने थे कि संज्ञा पढ़े, हम लोग सर्वनाम पढ़े और संधि के बारे में हम लोग पढ़े, शब्द विचार भी पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे हम लोग वर्ण के बारे में, यानी वर्ण विचार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे, देखे थे कि वर्ण मिलकर के क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं और शब्द को मिलाने से वाक्य बनता है। जैसे कि आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते होंगे कि लेटर, इस तरह से लेटर को मिलाने से क्या बन जाता है, वर्ड बनता है, और वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। उसी तरह से हम लोग हिंदी में अभी व्याकरण पढ़ेंगे कि वर्ण को मिलाएंगे तो हम लोग जो है शब्द बनेगा, और शब्द को मिलाने से क्या बनता है, वाक्य बनता है। क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। तो हम लोग अभी देखेंगे कि वर्ण क्या है और शब्द क्या है, वो सभी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो वर्ण और वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लेटर वर्ण के बारे में लिखा भी है। वर्ण देखिए, भाषा वाक्यों के मेल से, वाक्य शब्दों के मेल से और शब्द वर्णों के मेल से। ये बोल रहे हैं कि भाषा जो है किसके मेल से बने होते हैं, वाक्य के मेल से, और वाक्य जो है शब्द के मेल से, और शब्द किसके मेल से बनते हैं, वर्ण के मेल से बनते हैं। वर्ण क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बोल रहे हैं कि वर्ण जो है, वर्ण से मिलकर के शब्द बनते हैं, और शब्द से मिलकर के वाक्य बनते हैं, और वाक्य से मिलकर के जो हम लोग अपने लैंग्वेज में अपना भाषा जो यूज करते हैं उसको हम लोग भाषा बनते हैं वाक्य के मिलने से। यही बात कहा है कि वाक्य को मिलने से, वाक्य के मेल से सब, ये भाषा जो है वाक्य के मेल से बनते हैं, और वाक्य शब्द के मेल से बनते हैं, शब्द वर्ण के मेल से बनते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे वर्ण के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे वाक्य, जैसे चंद्रमा, यहाँ वाक्य में लिखा हुआ है कि चंद्रमा निकल आया है, चंद्रमा निकल आया है। और शब्द, इसका शब्द क्या है, चंद्रमा निकल आया है, शब्द भी है चंद्रमा निकल आया है। ये जो है ये एक वाक्य हो गया है, चंद्रमा निकल आया है। और यहाँ जो लिखा हुआ है शब्द चंद्रमा निकल आया है, ये अलग अलग अपने आप में शब्द क्या है, शब्द है, अपने आप में ये अलग अलग शब्द है। और अगर ये शब्द जो है इसको अगर साथ में हम लोग बोल देते हैं तो ये सेंटेंस हो गया, और ये अलग अलग जो लिखा हुआ आएगा तो उसको हम लोग शब्द कहेंगे। अब देखिए वर्ण किसको कहेंगे, इसी चंद्रमा को हम लोग जब अलग अलग कर देंगे, जैसे देखिए हलंत, और देखिए सभी के लास्ट में ये जो हलंत लगा हुआ है शब्द, उसके लास्ट में ही हलंत लगा हुआ रहेगा, जो व्यंजन वर्ण होगा, जो स्वर की सहायता से होगा, जो उसी के लास्ट में जो है क्या लगा हुआ रहेगा, हलंत लगा हुआ रहेगा। देखिए चन, च हलंत, फिर अनुस्वार, इसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार लिखा हुआ है, द हलंत प्लस र हलंत, अ प्लस म हलंत प्लस आ, ये वर्ण, ये अलग अलग क्या है, ये सब वर्ण है। और ये इन सभी वर्ण को मिलाऊं मैं तब ये क्या बनता है, शब्द बन जाता है। फिर इसी तरह देखिए निकल को अगर अलग अलग कर दिए हम लोग तो ये वर्ण बन गया, ये वर्ण, ये अलग अलग वर्ण में इसको हम विभाजित कर दिए हैं, और ये सभी वर्ण को एक साथ मिलाएंगे तो ये शब्द बन जाएगा। इसी तरह देखिए आया भी जो है ये शब्द है, ये अपने आप में एक शब्द है, और इस शब्द को हम लोग जो वर्ण में अलग अलग कर दिए हैं तो ये सब क्या हो गया, वर्ण हो गया। इसी तरह है में देखिए ये वर्ण है और ये शब्द हो गया है, क्योंकि ये ह में डबल ई का लग गया है। ठीक है, फिर देखिए है कि इसी प्रकार शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से जो अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है उनके बारे में हम लोग किस प्रकार उच्चारण करेंगे उसके बारे में है। ध्वनियाँ लिखा जाता है तब ये वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वो और वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका टुकड़ा हम और नहीं कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या कह देंगे, वर्ण या अक्षर कह देंगे। जैसे देखिए अभी हम लोग निकल जो लिखा हुआ था तो इसको हम लोग अलग अलग टुकड़ा में विभाजित कर दिए। अब जो भी कुछ आएगा उसको हम लोग जो अलग अलग विभाजित में टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसी को हम लोग वर्ण कह देंगे या अक्षर कह देंगे। वैसा वर्ण जिसको हम और अलग अलग टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग वर्ण या अक्षर कह देंगे, और जिसका टुकड़ा हो जाएगा उसको हम लोग अक्षर नहीं कहेंगे, उसको हम लोग शब्द कह देंगे।
अल्फाबेट वर्णमाला। देखिए, जब किसी भाषा के वर्णों को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है तब वह वर्णों के माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। इसका परिभाषा सटीक यहाँ है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। अब ये बोला जो कि वर्णमाला, ये शब्द जो लिखा हुआ है वर्णमाला किसको कहेंगे? जब वर्ण जो है अपने लाइन बाय लाइन, सीरियल बाय सीरियल लिखा हुआ रहेंगे उसको हम लोग वर्णमाला, यानी वर्ण के क्रम को एक सीधी क्रम को हम लोग वर्णमाला कह देंगे। और हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितना वर्ण है? 52 वर्ण है। और वर्ण किसको कहेंगे? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे हम लोग वर्ण कहेंगे। अब देखिए 52 वर्ण है। अब देखिए इसमें अ है, आ है, हर्षई है, दीर्घई है, हर्षऊ है, दुर्गऊ है, री, ए, ओ। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में 11 है। टोटल संख्या कितना है? 11 है। अब देखिए ये सब क्या है? स्वर है। और ये सब क्या है? स्वर है। अब देखिए अनुस्वार, अविसर्ग, ये इसकी संख्या 2 है और ये अयोगवा है। अब देखिए यहाँ व्यंजन है। क से लेकर के ज्ञ तक जो भी है वो व्यंजन है। वो क्या होंगे? व्यंजन होंगे। अब देखिए क वर्ग हो गया, च, ट, त, क, ये सभी जो है 5-5 लेटर है। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 है। और ये सभी का ये लास्ट वाला जो है 5, इसको हम लोग पंचम वर्ण कह दिए हैं। और ये सब 5-5 जो है ये टोटल कितना हो गया? इधर 25 हो गया। 25 हो गया। योरो लवो का यहाँ तक देख लीजिए मिला करके, ये सब मिला करके 25 हो गया। और यो रो लो व तालव सा मूर्धन सा दन सा हो मिला करके 33 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यंजन की संख्या कितना है? ये किसकी संख्या है? व्यंजन की। किसकी संख्या है? व्यंजन की संख्या। अब देखिए संयुक्त व्यंजन की संख्या अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। अतिरिक्त वर्ण जो है यानी व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण के संयुक्त वर्ण के अलावा जो है उसको हम लोग अतिरिक्त व्यंजन कहेंगे, अतिरिक्त वर्ण कहेंगे। जैसे देखिए बड़ी र है, बड़ा ढ है, ढ और बड़ी र को हम लोग जो है अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं या नए गृहीत व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्वर की संख्या 11 है, अयोगवाह की संख्या 2 है, व्यंजन की संख्या 33 है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, अतिरिक्त वर्ण की संख्या 2 है। और ये सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 52 होगा। अभी हम लोग जस्ट पढ़े ऊपर में कि यहाँ पे अभी हम लोग देखे कि हिंदी वर्णमाला में कितना वर्ण है? 52 वर्ण है। और वो 52 वर्ण जो है वो कहाँ से है? वो यही 52 वर्ण है, यही 52 वर्ण है। स्वर 11, अयोगवा 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, अतिरिक्त व्यंजन 2 को मिलाएंगे तो 52 वर्ण प्राप्त होगा। हमें कितना वर्ण? 52 वर्ण मिलेगा। कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितना वर्ण है? 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितना वर्ण है? 52 वर्ण है। अब देखिए है कि वर्ण के भेद, वर्ण उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्ण के कितने भेद है? 2 भेद है। वर्ण के कितना भेद है? 2 भेद है। वर्ण के भेद है, एक है स्वर वर्ण और दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण है। पहला स्वर और वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब है कि स्वर वर्ण किसको कहेंगे? इंग्लिश में वोवेल्स दिया हुआ है। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु के बिना किसी रुकावट के मुख के बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अब ये बोला कि स्वर की संख्या कितना होते हैं। इससे पहले अभी हम लोग देखे थे जो स्वर के बारे में हम लोग ऊपर पढ़े थे, अ से लेकर के कहाँ तक? ओ तक। इसकी संख्या कितना है? 11 है। और ये 11 जो है ये क्या है? यही स्वर है। यही क्या है? ये स्वर है। और यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वर जो है बिना किसी दूसरे की सहायता के बोला जाता है, वो खुद से बोला जाता है। स्वर वर्ण जो है स्वयं से बोला जाता है, यानी कि खुद से बोला जाता है, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। अब देखिए स्वर कितनी है? स्वर की संख्या तो 11 है। अ से लेकर के ओ तक में स्वर की संख्या 11 है। अब है कि स्वरों के भेद, स्वर वर्ण के भेद यानी काइंड्स ऑफ वोवेल। अब स्वर के भेद उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। हर स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। पहले अभी हम लोग देखे कि वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और स्वर के 3 भेद है, हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है।
अब पढ़ेंगे हम लोग हर स्वर। हर स्वर के बारे में देख रहे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम लोग स्वर कह देते हैं। हर स्वर कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? हर स्वर कहेंगे। अब देखिए हर स्वर की संख्या कितना है? 4 है। अ है, हर्षई है, हर्षऊ है, री है। अब देखेंगे हम लोग, ये अ हो गया, हर्षई हो गया, हर्षऊ हो गया, री हो गया। ये जो है ये 1 2 हो गया, 3 हो गया, इधर से ये 4 हो गया। यही चारों क्या है? हर्ष स्वर है। यही चारों क्या है? हर्ष स्वर है। यही चारों हर्ष स्वर है। यही चारों, यानी कि स्वर की संख्या जो 11 है, स्वर की संख्या जो 11 है, 11 में से 4 जो है कौन सा स्वर है? हर्ष स्वर। 11 में से 4 जो है हर्ष स्वर है। 11 में से 4 हर्ष स्वर है। हर्ष स्वर अलग हो गया, हर्ष स्वर। 11 में से 4 हर्ष स्वर है। अ है, हर्षई है, हर्षऊ है और री है। अ, हर्षई, हर्षऊ और री, वो हर्ष स्वर है। अब है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर के से लगभग 2 गुना समय लगता है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं हर स्वर के बारे में, जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर स्वर कहेंगे। और हर स्वर की संख्या 4 है। अ है, हर्षई है, हर्षऊ है और री है। अब है दीर्घ स्वर। किसको कहेंगे? जिन स्वर के उच्चारण में हर स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगे, यानी 2 गुना समय लगे, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर जो है सभी, देखिए दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या कितना है? 7 है। आ है, दीर्घई है, दुर्गऊ है, ए है, ऐ है, ओ है और ओ है। इसकी संख्या 7 है। इसकी टोटल संख्या कितना है? 7 है। और ये दीर्घ स्वर है, यानी कि अ, हर्षई, हर्षऊ और री के अलावा आ है, दीर्घई है, दुर्गऊ है, ए, ऐ, ओ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। अब है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे। पहला हम लोग देखे कि हर स्वर किसको कहते हैं? जिनमें जो है कम समय लगे। और दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में हर स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे। और प्लुत स्वर है 2 गुना से भी ज़्यादा लग रहा है, यानी दीर्घ से भी ज़्यादा समय लग रहा है, उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए जैसे ओम हम लोग लिखते हैं, राम हम लोग लिखते हैं, आदि प्लुत स्वर का चिन्ह ये है। अभी जैसे ओम लिखते हैं तो हम लोग इस तरह से चिन्ह बना देते हैं। देखिए इस तरह से ऐसे लेते हैं, फिर इस तरह से इसको घुमा देते हैं। ओम लिख दिए और राम लिख दिए, इस तरह से। इसका प्रयोग प्रायः दूर से पुकारते समय किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग प्लुत स्वर का प्रयोग हम लोग दूर से पुकारेंगे ना, किसी को पुकारने चिल्लाने में इसका प्रयोग किया जाता है प्लुत स्वर में। जैसे इसमें आ जाएगा हे राम, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा हे राम, हे प्रभु, तो ये प्लुत स्वर होंगे। अब है कि ये हिंदी वर्णमाला में, हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग बिल्कुल बंद हो गया है, बिल्कुल। यानी कि ये प्लुत स्वर का प्रयोग अब हम लोग नहीं के बराबर करते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग अब हम लोग नहीं के बराबर करते हैं। अब केवल संस्कृत भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। हिंदी में ये प्लुत स्वर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब ये खाली संस्कृत में किया जाता है प्लुत स्वर का प्रयोग। अब है स्वरों की मात्रा। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ, ये बोल रहा है जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब ये अपने मूल रूप से प्रयोग नहीं होते, इनका स्वरूप बदलता जाता है और व्यंजनों के साथ इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। स्वरों के ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसे अ को छोड़कर से सभी स्वर की मात्रा होती है। अब देखिए अ से लेकर के हम लोग देखिए अभी स्वर की संख्या कितना है? स्वर की संख्या 11 है। अ से ओ तक में टोटल 11 संख्या है। अ को छोड़ करके आ हो गया, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ से लेकर के यहाँ तक इस सभी का मात्रा दिया हुआ है। जिस तरह से देखिए यहाँ है स्वर है और ये सभी क्या है? स्वर है। स्वर की संख्या 11 है। 11 में से अ को छोड़ करके आ से ओ तक में सभी की मात्रा आते हैं। जैसे अ की मात्रा देखिए कटा अ की मात्रा नहीं होते हैं। आ की मात्रा ये है, हर्षई, दीर्घई का दिया हुआ, हर्षऊ का है, दुर्गऊ का है, री है, ए है, ऐ है, ओ है और ओ है। अब देखिए शब्द, इसी से शब्द बनाया गया है। जैसे कल, क का प्रयोग हिंदी में होता है लेकिन इसका मात्रा नहीं होता है। कल, आ से मात्रा जो शब्द बनाया गया है। देखिए काल, जैसे क में आ की मात्रा लगा हुआ है, हर्षई की मात्रा लगा हुआ है, कीला। इसी तरह देखिए दीर्घई की मात्रा लगी हुई इसमें कीप। जैसे देखिए हर्षऊ है, फूल देखिए दुर्गऊ से बनाया गया है, री से।
ए से बनाया गया और ए की मात्रा ये है ए, डबल ए कैलाश, ओ कोट लिखा हुआ है और डबल ओ से कौवा लिखा हुआ है। यानी कि हम लोग देखें इसमें ईश्वर की संख्या 11 है, ओ से लेकर के ओ तक। ओ को छोड़ करके ये ओ को छोड़ करके आ से लेकर ओ तक में सभी की मात्रा होते हैं, लेकिन अ की मात्रा नहीं होते हैं। अ की मात्रा हम सभी शब्द में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका कोई मात्रा नहीं होता है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, अ का मात्रा नहीं होता है। अब देखिए है कि अ स्वर की मात्रा नहीं होती है। हम लोग अभी देखे कि यहाँ पे अ की मात्रा नहीं होती है, यही बोल रहे हैं यहाँ पे अ की मात्रा नहीं होती है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया जाता है। अ का कोई मात्रा नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यंजन जो हम लोग पढ़ेंगे, व्यंजन क से लेकर के ज्ञ तक में हम लोग कुछ भी बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो उसमें अ की मात्रा आता है। जैसे क बोलिए, आपको अपने आप में लग रहा होगा कि अ से मिलकर के बना है। जैसे ख बोल लीजिए, ज्ञ बोल लीजिए, तो उसके लास्ट में उच्चारण करने में अ की मात्रा आता है, लेकिन अ का कोई अपने आप में मात्रा नहीं है। लेकिन व्यंजन का जब उच्चारण करेंगे उसमें अ का मात्रा निकल के आता है उच्चारण। फिर है कि जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती है तब उस व्यंजन के नीचे एक तिरछी छोटी रेखा लगा देते हैं, जिसे हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। देखिए जैसे क च हलंत हो गया, झ हलंत हो गया, ठ हलंत हो गया, तो हलंत है, थ हलंत है आदि। ये बोले हैं कि अगर जैसे ऐसे को पढ़ेंगे हम लोग, इसके उच्चारण करेंगे तो इसके उच्चारण में ये अ की मात्रा लगता है कि लगा हुआ है क में, और अगर ये नहीं लगा होगा तो इसके नीचे हलंत लगा होगा। क हलंत पढ़ेंगे तब इसके उच्चारण करने में अ की मात्रा हमको नहीं मिलेगा, क हलंत बोलेंगे। इसके नीचे में अगर कोई वर्ण है उसके नीचे में अगर हलंत की मात्रा लगा होगा तो उसके उच्चारण में हम लोग अ की मात्रा नहीं आएगा, और बिना हलंत का लगा हुआ रहेगा उसके उच्चारण में अ की मात्रा होगा। और अ का अपने आप में कोई मात्रा नहीं होता है, और अ जो है व्यंजन वर्ण को बोलने में मदद करती है अ। फिर है कि जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है, तब उस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं लगता। उस व्यंजन को इस प्रकार लिखते हैं, जैसे क हो गया, च हो गया, झ हो गया, ट हो गया, त है, थ है। अब देखिए इससे पहले हम लोग अभी ऊपर वाले लाइन में पढ़े कि जब बोल रहा है व्यंजन में अगर अ की मात्रा नहीं रहेगा तो क के नीचे में हलंत लगा रहेगा। अगर व्यंजन में अ की मात्रा लगा हुआ रहेगा तो इस प्रकार रहेगा, इसके नीचे में हलंत नहीं रहेगा, तो हम कह सकेंगे कि इसके उच्चारण करने में अ की मात्रा आएगा। अगर अ की मात्रा नहीं आएगा तो उसके नीचे में हलंत लगा हुआ रहेगा। अब है कि री की मात्रा प्रायः वर्णों के नीचे लगाई जाती, सही बात है, री की मात्रा नीचे लगाई जाती है। जैसे कृपा लिख दिए, को री का, को आ का कृपा, री की मात्रा हमेशा नीचे लगाया जाता है। अगर र में हर्षऊ तथा दुर्गऊ की मात्रा उसके नीचे या ऊपर न लगाकर र के मध्य यानी पेट यानी भाग में लगाए जाते हैं। अब देखिए ये हर्षऊ की मात्रा या दुर्गऊ की मात्रा जो हम लोग ये लगा देते हैं, तो ये र में हर्षऊ ऐसे या र में दुर्गऊ ऐसे लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। इसमें जो है केवल दुर्गऊ की मात्रा हम लोग लगाते हैं, लेकिन उसका उच्चारण करते हैं। देखिए जैसे र में हर्षऊ की मात्रा फिर भी होगा, रुपया है, रुचि है, रुस्तान है। र में जो है हर्षऊ की मात्रा जो हम लोग करेंगे, इसको ये थोड़ा सा मुंह इसका ये हर्षऊ की तरफ घुमा हुआ रहेगा, और अगर र में दुर्गऊ का हम लोग लगाएंगे तो ये पूरा इधर मुंह रहेगा इसका। तो ये समझेंगे इसमें दुर्गऊ की मात्रा लगाया हुआ है, और अगर र इस प्रकार से है और इस प्रकार इसमें लगा हुआ है तो हम लोग समझेंगे इसमें हर्षऊ की मात्रा लगा हुआ है। अब नेक्स्ट है कि अयोगवाह। हम लोग अभी देखे थे कि अयोगवाह कौन कौन है, अनुस्वार और अविसर्ग। अनुस्वार और अविसर्ग क्या है, ये दोनों अयोगवाह है। अनुस्वार और अविसर्ग क्या है, अयोगवाह है। अयोगवाह की संख्या 2 है। देखिए हिंदी वर्णमाला में अन अह 2 वर्ण होते हैं जिन्हें हम लोग अयोगवाह कहते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होने के कारण इनकी गणना न तो स्वर में होती है और न ही व्यंजन में। व्याकरण की दृष्टि से अ यानी अनुस्वार
को अनुस्वार और अविसर्ग को विसर्ग कहते हैं। अतएव और देखिए, जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं, जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं, उन्हें हम लोग अयोगवाह कहते हैं। हम लोग देखिए अभी कि अ से ओ तक इसकी संख्या 11 है और ये टोटल क्या है, स्वर है। फिर देखिए कि क से लेकर के ज्ञ तक, क से ज्ञ तक ये सब क्या है, व्यंजन है, ये सब व्यंजन है। और इसमें जो है क से लेकर के ये तालव स्व तक व्यंजन है और अक्षर तरव ये संयुक्त व्यंजन है। और इस सभी के अलावा अक्षर तरव स्रव संयुक्त व्यंजन है। ये सभी के अलावा हमको 2 अक्षर बच जाता है, अनुस्वार और अविसर्ग बच जाता है। यही दोनों स्वर और व्यंजन, ये स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया, स्वर और व्यंजन के अलावा जो 2 अक्षर बच जाते हैं, इसी को हम लोग ये कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। इसी 2 वर्ण को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह का प्रयोग नहीं अभी तक स्वर और व्यंजन में होता है, नहीं स्वर में और नहीं व्यंजन में होता है। और अयोगवाह की संख्या 2 है, अनुस्वार और विसर्ग है। देखिए, अनुस्वार है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है, तब उसे दर्शाने के लिए शिरा रेखा के ऊपर बिंदु देते हैं, इसका चिन्ह लगाया जाता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंख का जो हम लोग उच्चारण करेंगे, ये जो बोले कि नाक से, ये केवल जो है केवल नाक से बाहर आती है। जैसे पंख बोलेंगे तो हम लोग जो उच्चारण जो करेंगे तो ये अनुस्वार को उच्चारण नाक से निकल के आता है। ये अनुस्वार जो लगा हुआ पंख है, पंख, रंग और गंध, इसका उच्चारण जो हम लोग करेंगे तो अनुस्वार की मात्रा हमारे नाक से निकल के बाहर आती है। फिर इसी तरह है अनुनासिक मतलब विसर्ग के ये चांद चंद्र बिंदु जो हम लोग लगा देते हैं, जैसे चांद लिख दिए, ऊपर में चंद्र बिंदु लगा देते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ से करेंगे, इसका है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर आता है। इससे पहले हम लोग देखें अनुस्वार वाला में कि जब किसी शब्द का हम लोग उच्चारण करेंगे, जब वो केवल नाक से होगा, यानी अनुस्वार लगा होगा, वो केवल नाक से अगर बाहर होगा तो उसके ऊपर हम समझ जाएंगे कि इसके ऊपर में अनुस्वार की मात्रा लगा हुआ है। और अब है कि नाक और मुख मतलब मुंह हुआ, नाक और मुंह दोनों से बाहर आता है, तब हम लोग जो उसको समझेंगे उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक जो नाक और मुख दोनों से होगा उसे अनुनासिक कहेंगे, जो केवल नाक से होगा उसे हम लोग अनुस्वार कहेंगे। अब देखिए, जैसे दांत लिखा हुआ है, आंख है और अंगूठी है, ऊपर में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये चंद्र बिंदु, तो इसको हम लोग चांद बिंदु भी बोल देते हैं, लेकिन इसको हम लोग चंद्र बिंदु बोलेंगे। जैसे दांत लिखा हुआ, उच्चारण करेंगे तो दांत मुंह से भी और नाक से भी ये चंद्र बिंदु का उच्चारण निकल के आता है। दांत देखिए बोलने से लगेगा, जब मुख और नाक दोनों आएगा तो उसके ऊपर हम लोग चंद्र बिंदु लगा देंगे। जब केवल नाक से आएगा तो उसके ऊपर में केवल हम अनुस्वार की मात्रा लगाएंगे। और अयोगवाह की संख्या अन और अ है। अब अगर विसर्ग का बात करें, ये अविसर्ग की संख्या कैसे लगाते हैं, तो विसर्ग के बारे में हम देखेंगे कि विसर्ग जो है, ये विसर्ग की ये चिन्ह है, विसर्ग की मात्रा कहाँ लगाते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण जैसे ह के समान, सही बात है कि विसर्ग का जो ये है, इसका उच्चारण ह के समान होता है। ये स्वर नहीं है इनके, लेकिन इसे अ के साथ जोड़कर अविसर्ग की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है। जैसे देखिए, अतः ये बोले हैं कि विसर्ग जो है इसका उच्चारण निकल के ह में आता है, और ये विसर्ग जो है अ के साथ आता है, जबकि ये स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है। इसको दर्शाने के लिए अ के साथ लाया गया है, लेकिन ये स्वर नहीं है। और ये विसर्ग का उच्चारण ह निकल के आता है। और ये विसर्ग जो है हमेशा कोई भी शब्द के अंत में आता है, कोई भी शब्द के लास्ट में लगता है। जैसे देखिए, अतः लिखा हुआ है, प्रातः लिखा हुआ है, स्वतः लिखा हुआ है और प्रायः लिखा हुआ है। स्नेह इसका उच्चारण हो निकल के आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे स्नेह आदि। अब देखिए कि आगत ध्वनि है। अभी हम लोग देखिए अनुस्वार की मात्रा कहाँ लगाना है और चंद्र बिंदु की मात्रा। अगर कोई भी शब्द का उच्चारण हमारे केवल नाक से आएगा तो उसके हम समझ जाएंगे कि उसके ऊपर में अनुस्वार की मात्रा है। अगर नाक और मुख दोनों से आएगा तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ठीक। और अब देखिए हम लोग विसर्ग के बारे में। विसर्ग का उच्चारण जो है, ये विसर्ग का उच्चारण कहाँ से आता है, इसका उच्चारण ह होता है, निकल के आता है। और
विसर्ग जो है अ के साथ आता है, अ के साथ आता है लेकिन ये स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है। अ के साथ लाया जाता है लेकिन ये स्वर नहीं है। और विसर्ग जो है किसी भी शब्द के अंत में आता है, विसर्ग किसी भी शब्द के अंत में आता है। अब है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि किसको कहेंगे? आप देखते होंगे कोई भी शब्द लिखते हैं तो हम लोग जो हाफ चंद्र, जैसे चंद्र बिंदु लिखेंगे तो इसके बीच में बिंदु भी देंगे लेकिन हाफ लगा देते हैं कभी कभी, तो उसी को हम लोग आगत ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम लोग आगत ध्वनि कहेंगे। जैसे देखिए ओ आ क के ऊपर में ये लगा हुआ है ध्वनि। अर्धचंद अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखिए अंग्रेजी, ये बोला कि अंग्रेजी भाषा के शब्द को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो उसको जो है हम लोग उसके ऊपर में अर्धचंद्र लगा देंगे। ये लिखा हुआ है अर्धचंद्र। अगर चंद्र बिंदु बोलेंगे तब ये पूरा हो जाता। अगर अर्धचंद्र है मतलब आधा लिखना है, बस इस तरह से आधा लिख देना है। और कोई भी इंग्लिश शब्द को जब हम लिखते हैं तो उसमें खास करके प्रयोग, जैसे डॉक्टर, देखिए इसके ऊपर में आप लोग बिंदा नहीं देखे होंगे कहीं भी। अगर होगा तो ये पूरा ये चंद्र बिंदु हो गया, पूरा ये चंद्र बिंदु हो गया और ये गलत हो गया। ये आगत ध्वनि जो है किसी भी शब्द के ऊपर में आता है और ये आधा आता है और वो अंग्रेजी शब्द ही होगा। जैसे कॉपी, देखिए ये कॉपी, कॉपी को हिंदी में हम लोग हिंदी कहते हैं और इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो COPY लिख देंगे कॉपी। और अगर इसी का उच्चारण हम लिखेंगे, ठीक इसी का लिखेंगे, तब इसके ऊपर में आता है देखिए कॉपी हो गया, डॉक्टर हो गया, ये इंग्लिश वर्ड है। जैसे टॉफी हो गया, बॉल हो गया, ये इसी को हम लोग आगत संधि कहेंगे। अभी हम लोग फिर से देख रहे हैं कि देखिए अनुस्वार की मात्रा। अगर हमारे नाक से, केवल हमारे नाक से उसका उच्चारण होगा तो समझेंगे कि उसके ऊपर में अनुस्वार लगा हुआ है। और अगर नाक और मुख दोनों होगा तो समझेंगे उसके ऊपर में चंद्र बिंदु लगा होगा। अगर समझेंगे हम कि अगर उच्चारण उसका ह निकल के आएगा, इस तरह से ह निकल के आएगा, तो समझ लेंगे कि उसके लास्ट में विसर्ग लगा हुआ है। और ये अभी देखिए हम लोग विसर्ग, देखिए चंद्र बिंदु। अब ये है कि हाफ चंद्र, अर्धचंद्र बिंदु क्या होता है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द, अगर जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को ठीक अगर डॉक्टरे लिखेंगे तो तब जो लिखेंगे तो उसके ऊपर में चंद्र बिंदु लगा देंगे, ये हाफ चंद्र लगेगा इसके ऊपर में। कॉपी जैसे लिखा हुआ है, टॉफी है, बॉल है, कुछ ऐसे वर्ड है जिसके, इसी को हम लोग जो है आगत कहेंगे। आगत ध्वनि इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड है जिसके ऊपर में हम लोग अर्धचंद्र लगाते हैं, अर्धचंद्र लगाते हैं। अब देखेंगे हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है? अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सभी अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी आधार पर इनमें से कुछ अंतर होता है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु केवल नाक से बाहर निकलती है। इससे पहले हम लोग देखे तभी, ये अनुस्वार का जो उच्चारण केवल नाक से बाहर निकलती है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण जो है नाक मुख दोनों, नाक वायु जो है इसका उच्चारण करने पे ना वायु से मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है, उसे हम लोग अनुनासिक कह देते हैं। अनुनासिक मतलब ये चंद्र बिंदु, अनुनासिक मतलब होगा चंद्र बिंदु। देखिए जैसे हंस लिखा हुआ है, ये हंस का उच्चारण जो है केवल नाक से होगा तो समझेंगे उसके ऊपर में अनुस्वार लगा हुआ है और लगा भी है। अब देखिए अनुस्वार लगा हुआ है, इसको अनुस्वार बोलेंगे। अब देखिए इसके ऊपर में जो ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है इसी को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु लगा होगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। इसमें और इसमें अंतर है। इससे पहले अभी हम लोग देखे, अगर किसी भी शब्द का उच्चारण केवल जो है नाक से आएगा, केवल कहाँ से? नाक से आएगा, तो समझेंगे उसके ऊपर में अनुस्वार लगा है, यानी जैसे पंख हो गया, इसी तरह। और अगर किसी शब्द को उच्चारण नाक और मुख, यहाँ देखिए नाक और मुख दोनों से होगा तो समझेंगे उसके ऊपर में चंद्र बिंदु लगा होगा और वो क्या होगा? अनुनासिक होगा, अनुनासिक होगा। ये क्या है? ये स्वर के बारे में हम लोग देखे थे कि स्वर की संख्या 11 है, अ से लेकर ओ तक में। और कुछ ऐसे भी है जो ना तो व्यंजन है और ना ही स्वर है, जैसे अनुस्वार और अविसर्ग था, अयोगवा है। अब देखेंगे हम लोग व्यंजन के बारे में। कॉन्सोनेंट इंग्लिश में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इससे पहले जो हम लोग देखे थे स्वर के बारे में, स्वर जो है बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर बिना किसी दूसरे की सहायता, यानी कि स्वर जो है खुद से बोले जाते हैं। जैसे हम लोग देखे थे अ से ओ तक और अ से ओ तक में 11 संख्या है, स्वर की संख्या 11 है। अब है व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं,
उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन जो है इनका उच्चारण वायु में थोड़ा रुक कर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। हम लोग देखे थे कि व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। 33 कहाँ से कहाँ तक? जैसे क हो गया, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। और ये सभी में आप लोग जब करेंगे तो सभी में 5-5 अक्षर लिखा हुआ है, 5-5 वर्ण है, टोटल 25 हो गया। फिर य से लेकर के ह तक, य से लेकर के ह तक में देखिए सबको मिला करके 33 है। अब है कि संयुक्त व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 37 हो जाती है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? अक्ष है, तर है, ज्ञ है और सर है। अक्ष है, तर है, ज्ञ है और सर है। संयुक्त व्यंजन को मिलाने पर व्यंजन की संख्या 37 हो जाती है। यही बात बोला है कि अगर हम लोग संयुक्त वर्ण की संख्या को हम लोग व्यंजन में मिला देते हैं तो व्यंजन की संख्या टोटल 37 हो जाती है। अब है व्यंजन के भेद। जिस तरह से हम लोग स्वर के भेद पढ़े, हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तो उसी तरह हम लोग देखेंगे अब व्यंजन के भेद के बारे में कि व्यंजन के निम्नलिखित 2 आधार पर भेद किए जा सकते हैं। और देखिए व्यंजन के 2 भेद है, 2 के आधार पर, स्पर्श के आधार पर और दूसरा है श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन के भेद। स्पर्श के आधार पर हम लोग व्यंजन के भेद के बारे में देखेंगे। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और पुष्प व्यंजन। यानी कि स्वर का 3 भेद था, हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम लोग व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन के भेद 2 के आधार पर है, स्पर्श के आधार पर, अंतःस्थ के आधार पर और उष्म के आधार पर। 3 के आधार पर इसके भेद के बारे में हम लोग जो है 3 आधार पर पढ़ेंगे। अब देखिए स्पर्श के आधार पर शब्द के 3 भेद देखेंगे। स्पर्श के आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। फिर हम लोग श्वास और मात्रा के आधार पर देखेंगे। स्पर्श के आधार पर जो शब्द के 3 भेद है उसके बारे में पहला भेद इसका है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया और दांत हो गया, ओंठ हो गया, इसको स्पर्श करती है। ऐसा वर्ण, ऐसा अक्षर, जिसका ऐसा शब्द जिसका उच्चारण हम लोग करेंगे तो जीभ जो है हमारे तालु से, कंठ से, मुख से, इधर उधर किसी से लगे, दांत से लगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श मीन्स होता है छूना। जीभ अगर हमारे मुंह के तालु, कंठ, दांत, ओठ कहीं भी किसी भी बोलने में किसी भी शब्द का उच्चारण करने में अगर छू ले किसी को, कंठ को, तालु को, दांत को, ओठ को, तो हम समझेंगे कि वो कौन वह व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है, वो स्पर्श व्यंजन होंगे, उसे हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्ग में बांटा गया है और ये 5 वर्ग के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए 5 वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। और इससे पहले भी हम लोग देखे थे पहले वाली क्लास में कि क वर्ग का मतलब है क ख का पूरा, च वर्ग का मतलब च छ का पूरा, ट वर्ग का मतलब ट ठ पूरा, त वर्ग है और प वर्ग है। अब देखिए क से लेकर अंगा तक में हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो उसका उच्चारण स्थान हमारे कंठ से आता है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये क वर्ग जो है, क वर्ग यानी क से लेकर अंगा तक पूरा ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब देखिए च वर्ग जो बोलेंगे, च बोलिए, छ बोलिए तो आपका जीभ जो ऊपर वाले तालु में सटता है, तो इसका मतलब है कि च वर्ग पूरा कहाँ से बोला जाता है? ये तालु से बोला जाता है। और इसी का ये प्रकार है, ये वर्ग के प्रकार कंठ है लिखा हुआ, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है और ओष्ठ है लिखा हुआ। इसी तरह ट वर्ग देखिए, ट से लेकर के 9 तक में आप कुछ भी बोल लीजिए, मूर्धा यानी कि हमारा ये मुंह से आवाज आता है। ट बोलिए, ठ बोलिए तो ये आता है आवाज, तो इसको हम लोग मूर्धा यहाँ पे लिखा भी है। फिर है त वर्ग, त से लेकर के 9 तक में अगर हम कुछ भी बोल लेते हैं तो हमारा जीभ जो है दांत को स्पर्श करती है, दांत को छूती है जीभ, तो इसको हम लोग जो है क्या कहेंगे? ये दांत से बोला जाता है। फिर इसी तरह प वर्ग है, प से लेकर के म तक में अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो वो ओष्ठ से आता है कि जीभ जो है ये हमारे ओष्ठ से, ऊपर नीचे हमारे ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ के सहयोग से। प से लेकर के म तक में, इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि ओष्ठ से बोले जाने वाले, दंत से, मूर्धा से, तालु से, कंठ से जो भी अक्षर बोले जाते हैं वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग तक। और ये सभी वर्ण कितना है? ये सभी वर्ण टोटल ये सभी 25 है, सभी ये 25 है, सभी में 5-5 है, सभी एक तो ये देख लीजिए आप 5 है और सभी में 5-5 है और टोटल कितना है? 25 है। और ये 25 जो है
25 वर्ण स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन किसको कहेंगे? जब हमारा जीभ जो है तालु को, दांत को, ओठ को, कंठ को, हमारे मुंह के किसी भी वर्ण, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण हम करेंगे तो जीभ जो है कंठ को, दांत को, तालु को, मूर्धा, ओठ के सहयोग से बोले जाते हैं, उनमें स्पर्श करेंगे, छुएंगे तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। यहाँ देखिए है कि प्रत्येक वर्ण के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। ये जो प्रत्येक वर्ण का ये पांचवा वर्ण है, इसको हम लोग पंचम वर्ण कहेंगे। ये पांचवा वर्ण को पंचम वर्ण कहेंगे। प्रत्येक वर्ण का नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। सही बात है। देखिए ये जो क वर्ग रखा गया है, ये क ख जो है ये किस वर्ग का है? क वर्ग का। इसी का ये प्रथम अक्षर जो है, इस पूरे का नाम जो है प्रथम अक्षर के आधार पर रख दिया। क वर्ग है, च प्रथम अक्षर है च का तो च वर्ग हो गया, ट प्रथम अक्षर है ट वर्ग हो गया, तो प्रथम अक्षर है तो वर्ग हो गया, प प्रथम अक्षर है, इसी तरह इसको प वर्ग कह दिया। इसमें हम लोग देखे कि व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के दो के आधार पर इसको विभाजित किया गया। एक पहला है स्पर्श के आधार पर और दूसरा था श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर तीन भेद है। स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोग देखे। अब देखेंगे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। अंतःस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जो है मुख से किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे। ऐसा ऐसा अक्षर जो हम बोलेंगे तो हमारा जीभ जो है हमारा मुख से जो है किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करेगा, उसे हम लोग जो है अंतःस्थ व्यंजन, जैसे य बोलिए, र, ल, व बोल दीजिए तो किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करता है। आप खुद बोल के देखेंगे, किसी भी भाग को यह स्पर्श नहीं करता है। इसका मतलब ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन है, ये अंतःस्थ व्यंजन है। अगर स्पर्श किया कंठ को, तालु को, दांत को, मूर्धा को तो वो स्पर्श व्यंजन। अगर स्पर्श नहीं किया, ऐसे 5-4 हैं, य है, रो है, ल है और व है, तो वो कौन होगा? अंतःस्थ व्यंजन होगा। अब है तीसरा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म का अर्थ होता है गरम। ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गरम होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाकर उष्मा यानी गर्मी पैदा करती, उसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहेंगे। वैसा व्यंजन, वैसा अक्षर जो जिससे गर्मी, ये उष्म शब्द का ही मतलब होता है गर्म। जैसे हम लोग तालाब स बोल दिए, तालाब स बोलने में जो है जीभ हमारा तालु से भी लगता है, फिर हमारा मुंह से बाहर आता है ओष्ठ के सहयोग से। तो 2-3 ये से स्पर्श हो गया, जैसे तालब हो गया, मुंह हो गया और ओठ हो गया। तो जो 2-3 को भाग को स्पर्श करे उसको हम लोग उस व्यंजन कह देंगे। जैसे देखिए तालाब स बोल लीजिए आप, मृदंत स बोल लीजिए, जीभ का भी सहयोग है और ये दांत का भी सहयोग है। दंत स बोल लीजिए, दांत भी है, जी भी है। ह बोल लीजिए, ह में भी ओठ का सहयोग आता है। वैसा बोलने में जिसमें 2-3 हमारे भाग को स्पर्श करे जीव, तो उसको हम लोग अंतःस्थ, ये उस व्यंजन कहेंगे। और अगर अंतःस्थ व्यंजन उसको कहेंगे जब हमारा जीव जो है हमारे मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करते हैं, उसको हम लोग जो है अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे। और जब जीव मुंह, होठ, तालु, दांत को स्पर्श करेंगे किसी को, तो उसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहेंगे। और जब ऐसा व्यंजन, ऐसा वर्ण जो किसी एक को बोलने में, जैसे हम लोग तालब स बोलेंगे तो जीव जो है तालु से भी, मूर्धा से भी निकल के आता है। जो एक वर्ण को बोलने में हम लोग 3 भाग को स्पर्श करते हैं, उसे ही हम लोग उस वर्ण कहेंगे। जैसे मूर्धांत स देख लीजिए, दांत स, दांत को भी है, ओष्ठ के सहयोग से भी है, ह भी है, तो उसको हम लोग जो है ये उस व्यंजन कहेंगे। अगर जब एक के सहयोग से होगा तो वो स्पर्श व्यंजन होगा, और किसी के सहयोग से नहीं होगा तो वो अंतःस्थ व्यंजन होगा। और अगर एक ही व्यंजन को बोलने में अगर 2-3 भाग को स्पर्श करे तो उसे हम लोग उस व्यंजन कहेंगे। ये जो 3 भेद पढ़े हम लोग, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उस व्यंजन, ये किसके आधार पर था? स्पर्श के आधार पर। किसके आधार पर था? वो स्पर्श के आधार पर था। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वास मात्रा के आधार पर। श्वास मात्रा के आधार पर शब्द के 2 भेद है, अल्पप्राण है और महाप्राण है। श्वास मात्रा के आधार पर 2 भेद है व्यंजन के, अल्पप्राण है और दूसरा महाप्राण है। अब देखिए अल्प प्राण व्यंजन किसको कहेंगे? है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, जिन
वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती हुए अल्पप्राण कहलाते हैं। जैसे देखिए, हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला है, तीसरा है, पांचवा है, अल्पप्राण होता है। अभी हम लोग जस्ट देखे कि वर्ग कितना है, 5 है। वर्ग 5 है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। और वर्ग, ये वर्ग जो नाम रखा जाता है सभी वर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान पर, जैसे क वर्ग बोल देंगे, क जो है क ख का पहला अक्षर इसी के आधार पर रख देगा क वर्ग। इसी तरह रखे थे ना, च वर्ग है, च पहला अक्षर है तो उसी के आधार पर च वर्ग है। और सभी वर्ग के पांचवें अक्षर को, पांचवें वर्ण को, सभी वर्ग के लास्ट वाले जो है अंतिम वर्ण को हम लोग पंचम वर्ण कहते हैं। अब ये जो देखे हम लोग अल्पप्राण, अल्पप्राण किसको कहेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण होता है। देखिए जैसे अभी क वर्ग का पहला अक्षर क्या है, क है। क वर्ग का तीसरा अक्षर ग है। पहले बोला पहला, तीसरा और पांचवा, तो क वर्ग का पहला क है और क वर्ग का तीसरा ग है, क वर्ग का पांचवा अंग है। ये क्या होगा, अल्पप्राण होगा। इसी तरह च वर्ग में, च वर्ग का पहला जो है च है, तीसरा ज है और पांचवा क्या है, य है। ये भी अल्पप्राण होगा। फिर इसी तरह ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होगा, अल्पप्राण होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण होगा। इसके अतिरिक्त यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर कहाँ तक देखे थे हम लोग, ये क वर्ग कितना है, वर्ग जैसे क वर्ग हो गया, इसी तरह च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ये सभी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है। इसके बावजूद भी, इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे हैं, जैसे देखिए इसके इस शुरू में जब व्याकरण पढ़ रहे थे तभी हम लोग जाने थे, अगर ये अनुस्वार की मात्रा ये नीचे में लगते हैं तो ये बड़ी र का सहयोग से आते हैं। अगर ये बीच में आ गया तो उसको हम लोग अंगा बोल देते हैं, जो क ख में आते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए जैसे बड़ा र, देखिए य, र, ल और व, ये भी क्या है, अल्पप्राण ही है। ये बड़ी र, य, र, ल और व क्या है, अल्पप्राण है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्पप्राण होगा ही। इसके अतिरिक्त जो है बड़ी र, य, र, ल और व, ये भी अल्पप्राण होंगे। अब हम लोग देखेंगे ये महाप्राण के बारे में। अब है महाप्राण, महाप्राण के बारे में देखेंगे। महाप्राण इसी का होगा अपोजिट, कि महाप्राण है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण होते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। और एक तरीका इसमें भी और है कि जैसे देखिए क हो गया, ख हो गया, ग, घ और अंग हो गया। जैसे क देखिए, क को बोलने में कम समय लग रहा है, ख को बोलने में क की अपेक्षा ज़्यादा लग रहा है। इसी तरह ग को बोलने में कम लग रहा है और ग की अपेक्षा घ को बोलने में ज़्यादा लग रहा है। तो ये ज़्यादा वाला जो होगा ये होगा महाप्राण, और अंग को बोलने में भी कम है और कम वाला जो होगा वो अल्पप्राण हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण और दूसरा और चौथा क्या होगा, महाप्राण। यही बात यहाँ पे है कि दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। जैसे क वर्ग का दूसरा ख हो गया और चौथा घ हो गया। इसी तरह च वर्ग का, ये च वर्ग का दूसरा अक्षर छ है और चौथा झ है। देखिए ट वर्ग का ठ है दूसरा और चौथा ढ है। इसी तरह देखिए त वर्ग में दूसरा थ है और चौथा ध है। प वर्ग का दूसरा फ है और चौथा भ है। प्रत्येक वर्ग का अगर पहला, तीसरा, पांचवा होगा वो अल्पप्राण होगा और दूसरा और चौथा महाप्राण होगा। अब देखिए जिस तरह से हम लोग देखेंगे कि देखिए तो इससे पहले प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है ही, इसके बावजूद भी बड़ा र, य, र, ल और व ये भी महाप्राण है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण है, इसके बावजूद जो है ये ढ हो गया, तालव स, मूर्धन्य स, दंत स, ह ये भी महाप्राण है। तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह क्या है, ये भी महाप्राण है। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये बोले हैं संयुक्त व्यंजन कहने से ही है कि इसमें जो है दो या दो से अधिक के सहयोग से ये बोले गए हैं। जैसे देखिए अक्ष, अक्ष को उच्चारण करने में लगता है कि अ है, क है और छ है अक्ष। अब देखिए अक्ष बोले गए हैं,
को हलंत लगाए हैं। को हलंत इसलिए है कि इसके उच्चारण में ओ की मात्रा अभी नहीं है। अगर ओ की मात्रा है तो ये को ऐसे रहता, अगर इसमें लग गया इसका मतलब अभी ये ओ के सहयोग से नहीं है। अगर ये हलंत नहीं रहेगा, को ऐसे रहेगा, तो ये जो है ओ के सहयोग से है। ये देखिए मूर्धन स्व को, ये अक्षर जो है को हलंत और मूर्धन स्व के सहयोग से अक्षर बना है। जैसे देखिए इस वर्ड का प्रयोग, ये अक्षर शब्द का जो प्रयोग किया गया है यक्ष में किया गया, दक्ष और तक्षक नामक ये शब्द लिखे गए हैं। अक्षर का प्रयोग ऐसे ऐसे शब्द में करते हैं। जैसे देखिए तरह में, तरह का उच्चारण करने में तो और र के मेल से त्र बना है। ये संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन पहले ही है कि दो भिन्न व्यंजन के मेल से बनेगा, दो के मेल से बना हुआ है। देखिए जैसे तरह का प्रयोग, जैसे हम लोग पत्र, मित्र और चित्र शब्द ऐसे शब्द लिखेंगे तो उसमें तरह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ज्यों, ज्यों कहने से जो और यों के, जो और यों के सहयोग से ज्यों बना है। और ज्यों का प्रयोग हम लोग यज्ञ हो गया, ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, ऐसे शब्द अगर लिखेंगे तो उसमें हम लोग ज्यों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह देखिए स्र, स्र का उच्चारण सही तालव स्व हलंत। ये हलंत अभी हम लोग तुरंत देखें कि हलंत का मतलब हुआ कि उसमें ओ के उच्चारण अभी नहीं है। अगर ओ के उच्चारण रहता तो ये हलंत नहीं लगा हुआ रहता। सो हलंत और रो के मिलने से स्र है। स्र का प्रयोग जो हम लोग श्रम हो गया, श्रमिक हो गया, विश्राम हो गया, ऐसे ऐसे कुछ शब्द है जिसमें हम लोग स्र का प्रयोग करते हैं। फिर इसी तरह देखिए संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ये बोले हैं कि प्रत्येक व्यंजन का जो है दूसरा व्यंजन पहला व्यंजन जो है स्वर रहित होता है और दूसरा जो है स्वर सहित होता है। अब ये बोला कि जैसे अक्ष हो गया, ये अक्ष, अक्ष का जो ये पूरा पूरा अलग किए हैं, ये किए हैं को हलंत प्लस ये मूर्धन स्व में को हलंत, ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये अभी ओ, ये ओ के सहयोग से नहीं है। ओ क्या है? स्वर है। ओ स्वर है, यानी अगर हम लोग को लिखेंगे तो कहेंगे को जो है ये ओ के सहयोग से बोला गया है। अगर हम लोग को हलंत लिख दिए तो बोल देंगे इसमें अभी ओ की मात्रा नहीं है, यानी कि को जो है अभी स्वर रहित है, इसीलिए ये स्वर रहित शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पे स्वर रहित है। प्रत्येक को ये संयुक्त व्यंजन जो है जैसे अक्ष है, त्र है, ज्यों है और स्र है। देखिए अक्ष है, त्र है, ज्यों है और स्र है। इसका अगर हम लोग उच्चारण करेंगे तो उसका पहला अक्षर जो होगा वह स्वर रहित होगा। इसमें अभी जिस तरह से अभी देखिए अक्षर का यहाँ पे किया हुआ है, अभी आप लोग यहाँ देखिए अक्षर का यहाँ पे जो किया गया है, इसमें अगर हलंत लग गया तो इसका मतलब इसमें अभी ओ नहीं है। अगर ओ रहता तो ये स्वर सहित हो जाता। ओ की मात्रा अभी लगी हुई इसमें नहीं है तो ये स्वर रहित है। और ये देखिए मूर्धन्य स्व, मूर्धन्य स्व ये क्या है? स्वर सहित है, यानी कि मूर्धन्य स्व अगर पूरा अगर स्वर रहित होता तो इसमें भी हलंत लगा हुआ रहता। हलंत लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि ये अभी स्वर सहित है। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग है कि संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन जो है स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ये सहित और रहित शब्द पे ध्यान देना है। ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें ओ अभी नहीं है, और ओ अगर नहीं है तो ये तो है। और ये केवल इसमें व्यंजन है, ये अभी स्वर की सहयोग से नहीं है। अगर केवल तो लिखेंगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये ओ के सहयोग से है, और ये क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों का मेल है। ये हो गया। इसके बाद है अब द्वित्व, द्वित्व व्यंजन। अब है द्वित्व व्यंजन है कि जब एक व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब बोल रहे हैं कि जब एक व्यंजन अपने जैसे को हो गया और को हो गया तो ये जो है दोनों एक साथ मिलेंगे अपने ही साथ वाला से, ये इसको द्वित्व व्यंजन कह देंगे। ये इसको क्या क्या कह देंगे हम लोग? द्वित्व व्यंजन। जैसे कक्कर लिख दिए हम लोग तो को संयुक्त और रो लिख देते हैं, कक्कर लिख देते हैं हम लोग। ऐसे शब्द अगर होंगे कि अपने सेम शब्द के साथ ज्वाइंट है तो उसको हम लोग द्वित्व व्यंजन कह देंगे। जैसे देखिए को संयुक्त लिखा हुआ है, को संयुक्त का प्रयोग जैसे हम लोग पक्का छक्का शब्द लिखते हैं तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। चौ संयुक्त है, ये अपने ही दो वर्णों से मिल करके अपने सेम से मिल करके बने हुए हैं, उस चौ संयुक्त। इसका प्रयोग कच्चा बच्चा ऐसे शब्द अगर हम लोग लिखेंगे तो उसमें प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए जो संयुक्त है जैसे छज्जा है, मज्जा है, टोटो संयुक्त हो गया, कट्टा है, सट्टा है। फिर इसी तरह देखिए तो संयुक्त है, छत्ता है और सत्ता है, नोनो संयुक्त है, छिन्न है और भिन्न है।
अभी हम तुरंत इसमें देखें, ये बताइए इसमें स्वर रहित है कि स्वर सहित है? इसमें कौन स्वर रहित होगा और कौन स्वर सहित होगा? तो ये क्या होगा, ये स्वर रहित है, क्योंकि इसमें अभी स्वर की मात्रा नहीं है और इसमें अभी स्वर की मात्रा है। अगर ये हलंत लगा हुआ है इसका मतलब नहीं है, और हलंत नहीं लगा हुआ इसका मतलब ये स्वर सहित है। यही शब्द यहाँ पे लिखा हुआ था, रहित और सहित। इसमें स्वर ये रहित है और ये स्वर सहित है। देखिए है कि द्वित व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित है। ये द्वित व्यंजन किसको कहेंगे? जब एक व्यंजन अपने ही व्यंजन से जुड़े होते हैं। जैसे देखिए क है, क अपने ही साथ ये जुड़े हुए हैं, क संयुक्त, च संयुक्त, ज संयुक्त। ये भी जो है एक पहला जो है इसका उच्चारण हम लोग करेंगे तो पहला स्वर रहित है, यानी इसमें स्वर की मात्रा नहीं है, और दूसरा क्या है, स्वर सहित है। अब देखिए द्वित व्यंजन के बाद है अतिरिक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा यानी जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई तुरंत नीचे गिरती है, उसे हम लोग अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ये बोला अतिरिक्त व्यंजन हम लोग किसको कहेंगे? वैसा व्यंजन को बोलने में हमारा जीभ जो है, जीवा जो है मुख की तरफ ऊपर उठता है और तुरंत नीचे गिर जाता है, उसको हम लोग अतिरिक्त व्यंजन बोल देंगे। जैसे देखिए आप लोग बड़ा र बोलिए, जीभ ऊपर उठता है फिर नीचे गिर जाता है। बड़ा ये ढ बोलिए, ढ में भी जीभ ऊपर उठता है। बड़ा र बोलिए और ढ बोलिए, ऐसे व्यंजन को हम लोग अतिरिक्त व्यंजन कहेंगे, जिसका उच्चारण करने में जीभ जो है ऊपर उठकर मूर्धा से को स्पर्श करके फिर तुरंत नीचे गिरती है, उसको हम लोग अतिरिक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे बड़ा र है और ढ है। इन व्यंजनों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता, लेकिन इनका प्रयोग सभी किसी भी शब्द के प्रयोग जो है शब्द के अंत में या मध्य में होता है। हम लोग इससे पहले भी हम लोग देखे थे अभी, जैसे प्रातः लिख दिए तो ये लगा दिए। ये विसर्ग का भी प्रयोग जो हम लोग सभी शब्द के किसी भी शब्द के लास्ट में करते हैं। विसर्ग में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आयोगवाह में, और इसी का यहाँ पे बताया गया है। जैसे देखिए ये बड़ी रो है और ढ है, ये दोनों का भी प्रयोग ये विसर्ग के सही ही किया जाता है, किसी भी शब्द के लास्ट में किया जाता है या मध्य में किया जाता है। जैसे देखिए बड़ा रो का प्रयोग पेड़ हो गया, ये सड़क हो गया, स और क के मध्य में प्रयोग किया गया है। रगर हो गया, पहाड़ हो गया। ये बोला कि बड़ा र और ढ, ये दोनों का प्रयोग किसी शब्द के आरंभ यानी ये आरंभ हो गया अंत में किया जाता है या उसके मध्य में किया जाता है। किसी भी शब्द के अंत में या मध्य में होगा। जैसे देखिए इसके अंत में किया गया है और इसके मध्य में किया गया है, ये अंत में है और ये भी अंत में है। फिर इसी तरह देखिए ढ का है, ढ ये भी अंत में लगा हुआ है, ये बीच में है। कढ़ाई है, बाढ़ है, बुढ़िया है, गढ़ है। तो ये ड और ढ बड़ी र और ढ जो है अतिरिक्त व्यंजन होंगे। वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण करने में हमारा जीभ जो है मुंह से यानी मूर्धा से स्पर्श करते हुए तुरंत नीचे गिरती है, उसको हम लोग अतिरिक्त व्यंजन कहेंगे। और अतिरिक्त व्यंजन दो है, बड़ा र है और ढ है। बड़ा र है और ढ है अतिरिक्त व्यंजन। संयुक्ताक्षर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक स्वर रहित और दूसरा अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। इसमें देख बोले कि पहला स्वर क्या बोल रहे हैं, ये रहित है। पहला देखिए स्वर रहित है यानी इसमें अभी स्वर नहीं है, और दूसरा स्वर सहित है, दूसरा स्वर सहित है। ये जो मिलकर के बन गए हैं, लेकिन ये की कौन है, व्यंजन से। दोनों ये अलग अलग व्यंजन से मिलकर के बने हैं। ये जैसे वक्त है, संयुक्त में इसका तो संयुक्त का प्रयोग किया गया है। इसका उच्चारण इसमें बोला गया कि पहला क्या होगा, स्वर रहित होगा, स्वर रहित है। और दूसरा क्या होगा, स्वर सहित है, स्वर सहित है। और दोनों अलग अलग होगा, ये दोनों अलग अलग व्यंजन है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, वो कौन होगा, संयुक्ताक्षर होगा। जैसे स्व हलंत देखिए वह है, ये दोनों मिल करके स्व संयुक्त बनाते हैं। जैसे स्वाद हो गया, स्वाधीन हो गया, वह अलग वर्ण है और स्व अलग है, ये दोनों मिल करके स्व बनाए हैं। इससे बनने वाले शब्द स्वाद है, स्वाधीन है। ये ऐसे शब्द होंगे जो अपने जैसे अगर सेम हो जाता, जैसे क का संयुक्त हो जाता तो वो द्वित व्यंजन हो जाता, कि अपने जैसे सेम अक्षर को साथ में मिलाए हैं। और ये सेम नहीं है, एक क है और एक तो है, एक सो है और एक वो है, सवा संयुक्त मिल के बनाया। अलग अलग दो वर्ण अपने साथ में आते हैं, उसी को हम लोग संयुक्ताक्षर कहेंगे। और उसका उच्चारण करने पर पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। इसी तरह स्वतः संयुक्त पढ़ेंगे, इसको हम लोग द संयुक्त। ये जो लिखा हुआ है द में हलंत लगा हुआ है, द में हलंत लगा हुआ है, क्योंकि इसको स्वतः संयुक्त को तो एक साथ एडजस्ट कर दिए, इसको हम लोग कर नहीं सकते। इसका उच्चारण होगा द
संयुक्त हम लोग इसको पढ़ेंगे। स्वस्थ देखिए, पहला ये स्वर रहित है, इसमें हलंत लग गया, स्वर रहित है, और ये स्वर सहित है, ये भी स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। इसका प्रयोग जैसे चौथा संयुक्त का है, स्थान विस्थापित करने में किया गया है। द्वंद्व संयुक्त का युद्ध और शुद्ध करने में किया गया है। तो अगर दो वर्ण और अलग अलग में जो है अलग अलग वर्ण अगर एक साथ जुड़े हुए रहेंगे, पहला स्वर सहित और दूसरा जो है स्वर रहित होंगे, तो वो कौन होंगे? संयुक्ताक्षर होंगे। देखिए यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर के कोई नया व्यंजन नहीं बनाते हैं। सही बोले, ये अलग व्यंजन है, ये अलग व्यंजन है, ये दोनों को मिलकर के नया व्यंजन नहीं बना रहे हैं। इसी में ये लगा हुआ है, क में तो लगा हुआ है। इसी को दो अलग अलग व्यंजन अगर एक साथ मिलेंगे तो उसको हम लोग संयुक्ताक्षर कहेंगे। अगर दो सेम ही अक्षर मिला हुआ रहेगा, जैसे क संयुक्त हो गया, तो ऐसे वर्ण कौन होंगे? द्वैत व्यंजन होंगे। अब है कि र के संयोग से, अब देखिए र का संयोग कैसे होगा? र का, तो र के संयोग से सबसे अधिक गलती होने की संभावना रहती है, और र के संयोग से के 4 नियम है। र के संयोग से 4 नियम है। जैसे देखिए ऊपर में जैसे हम लोग फर्क लिख दिए, ऊपर में जो ये रेप लगाते हैं इसका भी उच्चारण निकल के क्या आता है? र आता है। इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, ऊपर में अगर किसी भी शब्द के ऊपर में हम लोग रेप लगाते हैं तो इसका उच्चारण र निकल के आता है, जैसे 1 नंबर में। और ये र का संयोग भी जो है कितने प्रकार से है? 4 प्रकार से। पहला हम लोग देख रहे हैं ऊपर में जो लगा हुआ है, र जो है स्वर रहित होता है, जिसे रेप भी कहते हैं। ये इसमें जो है ये स्वर रहित है, ये स्वर से मिलकर के रेप नहीं बना है। इस ये जो है रेप, जिसको हम लोग रेप बोल देते हैं, तब यह अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। अब जैसे देखिए सूर्य लिख दिए, सूर्य लिख दिए तो य के ऊपर में लगाया गया है, इसका उच्चारण निकल के आता है। जैसे सूर्य लिखा हुआ है इस तरह से, ये रेप लगा हुआ है, इसका उच्चारण र निकलता है, यानी कि स्वदुर्घु का है, र है और य है। ये उच्चारण ये यहाँ पे है, लेकिन ये अपने से पहले वाले, ये अपने से और पहले के बीच में इसका उच्चारण निकल के आता है, इसका र का, और ऊपर में जो रेप लगा हुआ रहता है। जैसे देखिए सूर्य है लगा हुआ, और ये सूर्य जो है किसी भी वर्ण के और अक्षर के ऊपर में लगता है। इसी तरह देखिए मर्द शब्द लिखा हुआ है द के ऊपर में, ऐसे ऐसे शब्द पे इसका जो है रेप का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे धर्म लिखा हुआ है, ऊपर में रेप लगा हुआ है, और र का उच्चारण, रेप का उच्चारण वो र निकल के आता है, रेप को उच्चारण र निकल के आता है। अब देखिए दूसरा है ये हलंत, जो हम लोग लगा देते हैं, इस इधर हलंत लगा देते हैं, इसका भी उच्चारण र निकल के आता है। र से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन होने पर र उसके पैरों में लगाए जाते हैं, पैरों यानी कि उसके नीचे में लगाए जाते हैं। जैसे देखिए तो हलंत हो गया, जैसे को हलंत हो गया, तो हलंत है, र है, मिलकर के तरह बन गया है, और इसका प्रयोग हम लोग छत्र ऐसे शब्द लिखेंगे उसमें प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्रॉस संयुक्त हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्रॉस संयुक्त देखिए, इससे पहले पहला जो हम लोग र का संयोग देखे तो वो रेप वाला देखे। अब जो हम लोग देख रहे हैं दो चिन्ह है, एक इधर आ गया या एक इधर आ गया, ये भी र का ही है और ये भी र का ही है। जैसे देखिए यहाँ पे चक्र लिखा हुआ है तो चौकरा संयुक्त बोल देते इसको, ये ऐसे लगा हुआ है। अभी देखिए छत्र लिखा हुआ है तो हलंत प्लस रो मिलकर के त्र बनता है, और त्र में भी किसका उच्चारण है? र का उच्चारण है। त्र में भी किसका उच्चारण है? र का भी है, चक्र में भी है। और देखिए यहाँ पे प्रभा लिखा हुआ है, प्रभा में भी ये जो प्र संयुक्त ये जो हम लोग ये लगा हुआ है इसका भी उच्चारण र है। किसी भी शब्द में अगर ये हलंत भी कर देते हैं हम लोग, हलंत का भी प्रयोग, ये जैसे हलंत और र निकल, ये स्वर रहित हो गया और ये स्वर सहित हो गया, तो ये अगर दोनों को मिलाएंगे तो ये प्र संयुक्त बना दिया। प्र संयुक्त यानी उसका उच्चारण क्या होगा? र हो जाएगा। पहले हम लोग देखे अगर रेप लगा हुआ रहेगा तो उसका उच्चारण भी र होगा, अगर प्र संयुक्त होगा तो उसका भी उच्चारण र निकल के आता है। और यहाँ पे त्र जो लिखा हुआ है, त्र का भी उच्चारण त और र के मिलने से बना हुआ है, त्र। अब देखिए अब है कि ये चिन्ह के बारे में दिया हुआ है, ऐसे नीचे से लगा हुआ है टो हलंत और डो हलंत के साथ र का संयोग होने पर। अब है कि टो हलंत और डो हलंत के साथ अगर र को मिलाते हैं तो र उनके उसके नीचे दो तिरछी रेखाओं के रूप में हो जाता है। अगर हम लोग टो और डो को, टो हलंत और डो हलंत को मिलाएंगे तो ऐसे वर्ण के जो है नीचे में दो रेखाओं में विभाजित है। जैसे देखिए ट्र संयुक्त लिखा हुआ है ट्र, ये हम लोग क्या कह देंगे इसको?
ट्र संयुक्त, इसको भी नीचे में लगा हुआ ट्र संयुक्त, एक का ट्रेन। जैसे हम लोग क्र संयुक्त, तो क्र के नीचे में तो ऐसे नहीं लगाते हैं, इसके बीच में लगाया जाता है। और इसी तरह देखिए हम लोग ट्रेन बोल दिए तो इसके नीचे में लगाया था, ये दो रेखा मिलकर के बनाते हैं, इसका भी उच्चारण र निकल के आता है। ये ट और ड के मिलने से बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे ड्र संयुक्त लिखा हुआ है, ड्रम और ड्रामा, ऐसे शब्द लिखने में या बोलने में हमको ये संयुक्त का इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका भी उच्चारण निकल के र होता है, इसका भी उच्चारण निकल के जो है र आता। अभी हम लोग देखे र का संयोग 4 देखे, 4 अभी चौथा बाकी है, 3 देखे। अब देखिए चौथा है कि तालव सौ, तालव सौ के साथ र जुड़ने पर स्र बनता है, और ये दंत सौ के साथ र जुड़ने पर ये सौ त्र संयुक्त बन जाता है। जैसे देखिए तालव सौ और रो को मिलाने पर स्र हो गया, इससे बनने वाले शब्द श्रम है, श्रेष्ठ है। ये दंत सौ और रो मिलकर के 17 संयुक्त हो गया, स्रोत हो गया और सहस्त्र हो गया। यानी कि देखिए हम लोग रो का संयोग, रो का संयोग जो है, रो का संयोग 4 प्रकार से किया गया है। पहला नंबर हम लोग देखें, अगर किसी भी वर्ण के ऊपर में लगा हुआ, जैसे फर्क लिख दिए, इसके ऊपर में इसका भी उच्चारण निकल के रो आता है। अब दूसरा में था कि किसी भी शब्द के इस तरह से इसका चिन्ह है, ये पहला ये, दूसरा ये, जैसे वक्र हो गया, क्र संयुक्त। इसी तरह ड्रम नहीं होगा, इसमें प्र संयुक्त हो गया, जैसे इसमें प्र संयुक्त हो गया, इसके बीच में लगाते हैं। और ये वाला चिन्ह जो है, इसका भी उच्चारण र निकल के आता है, किसी भी शब्द के अपने आप में मध्य में लग जाता है। जैसे क्र संयुक्त देखिए, बीच में इसके क के बीच में, प्र संयुक्त में इसके बीच के बीच प के बीच में आके लग गया, प्र संयुक्त बन गया। और तीसरा हम लोग देखें ये चिन्ह, इसका भी उच्चारण र निकल के आता है। जैसे देखिए ट्र संयुक्त लगा दिए, ड्र संयुक्त, ट्र संयुक्त, ऐसे शब्द को लिखने में हम इसका प्रयोग। अब चौथा देखिए हम लोग देख रहे हैं, चौथा कि चौथा है कि स्र, ये स्र जो हम लोग बोलते हैं, इसका भी उच्चारण र से होता है। ये तालव सौ हलंत और र के मिलने से स्र बनता है। तालव सौ और र के मिलने से क्या बनता है, ये स्र बनता है। फिर है कि ये दंत सौ हलंत प्लस र के मिलने से ये दंत सौ त्र संयुक्त बनता है। और ये भी क्या है, इसका भी उच्चारण त्र संयुक्त जो बोल देते, इसका भी उच्चारण निकल के र आता है। इस प्रकार हम लोग देखें कि र का संयोग 4 प्रकार से किया गया है। पहला रेफ लगा हुआ रहेगा, दूसरा किसी भी वर्ण के बीच में लगा हुआ रहेगा, इस तरह से चिन्ह इसका लगा हुआ रहेगा। और तीसरा देखें किसी भी शब्द के वर्ण के नीचे में लगा हुआ रहेगा, 2 रेखा में, तीसरा हो गया। और चौथा जैसे श्रम हो गया, सौ त्र संयुक्त हो गया, अलग अलग सौ के साथ, वो तालव सौ के साथ हो या दंत सौ के साथ हो, मिलके बनेगा, उसका उच्चारण निकल के रो आएगा। और रो के संयोग 4 प्रकार से देखिए हम लोग रो का उच्चारण निकल के आता है। विच्छेद, अब है कि विच्छेद शब्द का मतलब होता है अलग करना। विच्छेद का मतलब क्या होता है, अलग करना। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अगर किसी भी शब्द को हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, उसको हम लोग वर्ण विच्छेद कर देंगे। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे कलम, कलम लिख दिए, इसको अगर अलग अलग करेंगे तो इसको हम करेंगे क हलंत प्लस लो हलंत, यहाँ पे ओ हो जाएगा, क हलंत प्लस ओ प्लस लो हलंत। इसी तरह होगा लो हलंत प्लस ओ प्लस मो हलंत प्लस ओ। अगर किसी भी वर्ण को हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे तो उसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, विच्छेद कह देंगे। अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो उसको हम लोग विच्छेद कह देंगे। जैसे देखिए पीतल है, कचालू है, करेला है, कंगन है। पीतल शब्द का प्रयोग देखिए हलंत, यानी कि ये अभी वर्ण रहित स्वर रहित है, क्योंकि इसके नीचे में हलंत लग गया, ये बिना स्वर की सहायता से है। यहाँ पे देखिए दीर्घई की मात्रा लगा हुआ है, दीर्घई है, फिर तो है, फिर ओ है। ओ जो ये कहाँ से लिया गया है, ये तो के बोलने में ओ आता है, फिर लो है, फिर ओ है। फिर इसी तरह देखिए कचालू है, को है, ओ है, चो है, आ है, लो है, और दुर्गऊ है, दुर्गऊ इसमें लगा हुआ है। ऐसे शब्द इसमें शब्दों के प्रयुक्त वर्ण को अगर किसी भी ये शब्द को अगर अलग अलग करके हम लोग लिखेंगे, उसी को हम लोग वर्ण विच्छेद कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण विच्छेद कहेंगे।
ये आप लोग समझ गए होंगे। कह रहा है यहाँ पे उच्चारण के समय वर्ण ध्वनि जिस स्थान पर आ रही है, जैसे हम लोग को कहीं उच्चारण कहेंगे तो इसका उच्चारण यानी ध्वनि जिस स्थान से आ रही है, विच्छेद करते समय उसे उसी स्थान पर लिखे। ये बोल रहे हैं कि जैसे अभी देख रहे हैं पीतल शब्द यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है पीतल, पीतल लिखा हुआ है, दीर्घई का मात्रा, दीर्घई का उच्चारण प से आ रहा है कि प में दीर्घई की मात्रा लगा हुआ है, तो ये दीर्घई जो है इसी के तुरंत बाद लिख देंगे। दीर्घई प हलंत प्लस दीर्घई लिख देंगे, प्लस तो हलंत प्लस ओ प्लस ल हलंत प्लस ओ लिख देंगे। यही शब्द यहाँ पे बोला कि जिस शब्द का उच्चारण जो है जिस स्थान से आएगा उसी स्थान पर उसको हम लिख देंगे। फिर है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किया जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। सही बात है। फिर है कि हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियां व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। सही बात है कि स्वर जो है ये स्वर की संख्या 11 है और ओ से लेकर के ओ तक में स्वर की संख्या 11 है और स्वर का भेद 3 है, स्वर का भेद 3 है। और स्वर वर्ण जो है स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन वर्ण जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यही बोले हैं कि स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं ध्वनियां उसे व्यंजन कहते हैं। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं। सही बात है। स्पर्श के आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। फिर हम लोग अभी देखे थे इसमें कि व्यंजन वर्ण को दो के आधार पर बांटा गया है। पहला था कि स्पर्श के आधार पर 3 भाग, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब दूसरा था कि श्वास मात्रा के आधार पर 2 भेद, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्पप्राण होता है और प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। 2 विभिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बने संयुक्त व्यंजन जो है व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। जैसे देखिए हम लोग अक्ष, त्र, ज्ञ, स्वर के बारे में पढ़े थे कि जिस तरह से अक्ष लिखा हुआ है ये जो है को और ये मूर्धन स्व के मिलने से अक्ष बना है। फिर इसी तरह त्र जो है तो और रो के मिलने से बना है और ज्ञ जो है ये ज्ञ जो है गो और यों के मिलने से बना है। इसी तरह स्र जो है तालव सो और रो के मिलने से बना है। और पहले वाला स्वर रहित होता है इसीलिए इसमें हम लोग हलंत लगा देंगे और दूसरे वाला स्वर सहित होता है इसलिए इसमें हम लोग हलंत नहीं लगाएंगे। अगर जो अक्षर, जो वर्ण या जो अक्षर जो है अगर 2 के मिलने से बना होगा, जैसे देखिए को और सो के मिलने से अक्षर बनता है, तो और रो के मिलने से त्र बनेगा, तो ऐसे वर्ण को हम लोग क्या कह देंगे? संयुक्त व्यंजन कह देंगे। ऐसे को हम लोग संयुक्त व्यंजन कह देंगे। देखिए अब क्वेश्चन आंसर है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण, अभी हम लोग पढ़े थे 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? स्वर की संख्या 11 है। फिर देखिए किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वो प्लुत स्वर है। फिर है कि स्वरों के चिन्ह क्या कहलाते हैं? स्वर का चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, आगत ध्वनि कहते हैं। उसको हम लोग क्या कह देंगे? आगत ध्वनि कह देंगे। फिर देखिए वर्ण और वर्णमाला, वर्ण और वर्णमाला को परिभाषित करें। वर्ण वैसा वर्ण या अक्षर, वैसा शब्द जिसका खंड नहीं किया जा सकता है और उसे वर्ण कहेंगे। और वर्णमाला वर्णों के समुदाय को, अगर बहुत सारे वर्ण अगर क्रमबद्ध सीरियल वाइज लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग वर्णमाला कहेंगे। अब है कि स्वर के भेद लिखे। स्वर के 2 भेद है, व्यंजन वर्ण और स्वर के 3 भेद है। ये बोला कि स्वर के भेद उदाहरण सहित लिखने के लिए स्वर के 3 भेद है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसका परिभाषा और उसका एग्जाम्पल लिखना है। गौ में देखिए अयोगवा किसे कहते हैं? अन और अ को। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर है। अनुनासिक होगा कि जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है और जिसका उच्चारण केवल नाक से होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। व्यंजन से क्या आशय है? व्यंजन है कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। उसका उदाहरण लिखना है। अब है कि रो के संयुक्त से प्रमुख नियम को स्पष्ट करें। अभी हम लोग तुरंत देखेंगे कि रो के संयोग से 4 वर्ण बनते हैं। जैसे पहला वाला में हम लोग देखिए, पहला वाला ऊपर में लगा हुआ रहेगा, दूसरा वाला में ये नीचे में लगा हुआ रहेगा। जैसे प्र संयुक्त हो गया, तीसरा वाला में देखिए वो नीचे में लगा हुआ रहेगा, जैसे प्र संयुक्त हो गया, ड्र संयुक्त हो गया। फिर चौथा में हम लोग देखें
कि त्रो त्रो हो गया और श्रो हो गया। ये जो है ये त्रो आएगा लिखा हुआ या त्रो संयुक्त लगा हुआ रहेगा। त्रो जो है दूसरे दो से मिल करके बना हुआ रहता है। त्रो मिला है तो और रो से, यही वाला रो जो है ये रो का संयोग हो गया और इसमें जो त्रो है इसका भी उच्चारण निकल के तो और रो में आता है। ये भी क्या है, रो का संयोग के नियम है। अब देखिए अ का स्वर की मात्रा नहीं होती है, नहीं होती है, सही बात है कि अ की मात्रा नहीं होती है। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और अविसर्ग अतिरिक्त व्यंजन है, सही बात, अतिरिक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या जो है 33 है, सही है 33 है। और अगर इसमें हम लोग संयुक्त को मिलाते हैं तो ये 37 हो जाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 5 है, सही बात है, ये 5 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 5 है। अक्ष है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। अक्ष है, त्र है, ज्ञ है और स्र होगा यहाँ पे। अक्ष है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। अब देखिए है कि दी गई में उसी प्रकार से जैसे हम लोग इससे पहले हम लोग दिए थे बनाने के लिए वर्ण विच्छेद को चुन कर लेके, जैसे क है और ये सौ लिखा हुआ है, को प्लस सौ ये लिखा हुआ, अलग अलग करके बनाना है इसको कि अक्ष किसके मिलने से बनता है, को हलन प्लस सौ के मिलने से। इसी तरह देखिए त्र किसके मिलने से होगा, जैसे तो हलन प्लस र होगा। ज्ञ किसके मिलने से होगा, जो और यो के मिलने से होगा। स्र होगा तालब सौ और र के मिलने से। खत्म हो गया। तो हम समझते हैं कि आप लोग जो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और भी अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और जो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे वो अगले दिन करेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग जो है इसको रिवीजन करते रहेंगे। इससे पहले हम लोग संज्ञा पढ़े, सर्वनाम पढ़े और संधि विच्छेद पढ़े, शब्द विचार पढ़े, वो सभी को आप लोग जो रिवीजन करते रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।